हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 9 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहां पर एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। 18th G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडिया में किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए G20 पर एक डेडिकेटेड वीडियो मेरा अवेलेबल है जहां पर मैंने आपको G20 के बारे में, जो कि इंडिया में इस साल हो रही है, बहुत ही डिटेल में समझाया है और साथ ही साथ G20 शिखर सम्मेलन से रिलेटेड जितने भी MCQs एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में समझाया है। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है, आप वहां पर जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिए, जिससे G20 के आपके कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत एग्जाम में नहीं होंगे। अब देखिए यहाँ पर 18th G20 शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो ये तो हमें पता चल जाता है कि इसका आयोजन 2023 में इंडिया में किया जा रहा है। 2023 में इसकी थीम वासुदेव कुटुंबकम है। आंसर ए हो जाएगा। आज से मतलब 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली इंडिया में 8वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2023 में वसुधैव कुटुंबकम मतलब वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर 18th G20 शिखर सम्मेलन की इस साल थीम है। 2023 में नई दिल्ली में G20 की बैठक में G20 सदस्य देशों और आमंत्रित देशों के नेता भाग ले रहे हैं और यह पहली बार है फ्रेंड्स कि G20 का शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया जा रहा है और पहली बार G20 की अध्यक्षता 2023 में इंडिया को सौंपी गई है। तो ये पहली बार है कि G20 की अध्यक्षता 2023 में इंडिया को सौंपी गई है और इसका शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगले साल 2024 में 19वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया जाएगा और लास्ट ईयर 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था। अब बात आती है कि G20 ग्रुप एक्चुअल में है क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, G20 विश्व की 20 बड़ी इकोनॉमी के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। पहली बार G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2008 में USA के वॉशिंगटन DC में किया गया था। ये सभी डिटेल मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो में समझा रखी है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर G20 के मेंबर्स कंट्री की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 में 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन शामिल है। यहाँ पर मैंने आपको 19 सदस्य देशों के नाम मेंशन किए हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सभी नाम पढ़ लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की डिटेल PDF लेना है तो आप रूट एप्लीकेशन या क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है जहां से क्लिक करके आप ले सकते हैं। इन मंथली करंट अफेयर्स PDF में देखिए पूरे मंथ के जो सबसे ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को यहाँ पर डिटेल के साथ प्रोवाइड किया गया है, जो एग्जाम के लास्ट टाइम रिविजन में आपको बहुत हेल्प करता है। तो एक बार जरूर क्लिक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर रहा है? तो देखिए, हाल ही में क्लीन एयर सर्वे 2023 अवार्ड दिए गए हैं जिसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में मध्य प्रदेश का शहर इंदौर प्रथम स्थान पर रहा है। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में किया गया है। इस दौरान भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए और यह जो पुरस्कार है 2023 में 3 अलग अलग श्रेणियों में दिए गए हैं। पहली श्रेणी जो कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं, दूसरी श्रेणी जो कि 3 से 10 लाख आबादी वाले शहर हैं और तीसरी श्रेणी 3 लाख से कम आबादी वाले शहर हैं। तो इस तरह से स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 3 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें ये पता चल जाता है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश का इंदौर शहर रहा है। इसके बाद दूसरे स्थान पर यूपी का आगरा और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का ठाणे रहा है। अब बात आती है दूसरी श्रेणी की, मतलब 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों की बात करें तो महाराष्ट्र का शहर अमरावती
इस लिस्ट में पहले स्थान पर था, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश का गुंटूर शहर इस लिस्ट में विजेता की लिस्ट में तीसरे स्थान पर रहा है। और तीसरी श्रेणी जहां पर 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों को काउंट किया गया है, इनमें पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश का परवाणु, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश का काला अम्ब और तीसरे स्थान पर ओडिशा का अंगुल रहा है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में इन 3 अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग अवार्ड हाल ही में दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा 10 लाख से ऊपर की आबादी वाले शहरों में पहले स्थान पर कौन है ये पूछा गया था, तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में देखिए ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 में अबीद अहमद को लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आंसर सी हो जाएगा। अदीब अहमद की बात करें तो ये अबू धाबी स्थित लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स के वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं, जिन्हें हाल ही में 2023 में मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 के तहत लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की बात करें तो ये हर साल भारत के मुंबई में आयोजित किया जाता है। अब बात आती है कि यह अवार्ड किसे दिया जाता है या फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए पूरी दुनिया में फिनटेक पारिस्थितिकी तंत्र में जो व्यक्ति या संस्थान अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हैं, तो इन्हें इन उपलब्धियों के कारण 3 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। 2023 में ग्लोबल फिनटेक अवार्ड के तहत लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड अबू धाबी के अदीब अहमद को दिया गया है। हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन हाल ही में भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में इस सम्मेलन का जो आयोजन है वो भारत की महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा करवाया गया था। इस सम्मेलन के दौरान नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों पर चर्चा की गई और इन्हें बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके बाद देखिए मून स्नाइपर किस देश का मून मिशन है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। जिस तरह देखिए हाल ही में 2023 में इंडिया ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, उसी तरह मून स्नाइपर जापान का एक चंद्र मिशन है। आंसर ए हो जाएगा। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जिसे जाक्सा के नाम से जाना जाता है, इसने हाल ही में अपने मून मिशन मून स्नाइपर को लॉन्च किया है। जापान ने इस मून मिशन मून स्नाइपर को तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से H-2A रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया। जापान के इस मिशन को जापानी स्पेस सेंटर, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर तैयार किया है। जापान के इस चंद्र मिशन के उद्देश्य की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड के निर्माण और उसकी उत्पत्ति के बारे में जानकारी जुटाना है। अब देखिए मून स्नाइपर तो हो गया जापान का और चंद्रयान 3 हो गया इंडिया का। इसके अलावा अगर हम अन्य देशों के चंद्र मिशन की बात करें तो लूना मिशन, जिसे लूनार मिशन के नाम से जाना जाता है, ये रूस का चंद्र मिशन है। चंद्रयान इंडिया का और अपोलो अमेरिका या नासा का चंद्र मिशन है। अब यहाँ पर हम जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका मुख्यालय जापान के टोक्यो में स्थित है और यामाकावा हिरोशी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने हाल ही में मून स्नाइपर नाम का अपना मून मिशन लॉन्च किया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पूरे विश्व में इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में 8 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर बी हो जाएगा। 8 सितंबर को हर साल पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1966 में की गई थी। उद्देश्य की बात करें कि उद्देश्य क्या है, तो पूरे वर्ल्ड में साक्षरता या लिटरेसी को बढ़ावा देना और पूरी दुनिया के लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल ये डे 8 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो साल 2011 की जनगणना में भारत की कुल साक्षरता दर 74.4% थी, जो कि 1947 में मतलब जब देश आज़ाद हुआ था तो मात्र 18% थी। अब 2023 में इस डे की थीम की बात करें तो प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम है। पिछले साल 2022 में ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस 2022 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम थी।
तो ये दोनों वर्ष की थीम को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। हर साल इंटरनेशनल लिटरेसी डे को 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे आइए, हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग प्रदान किया गया है? पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि सलेम सागो है क्या? तो देखिए, सलेम सागो साबूदाना है फ्रेंड्स, जो कि हम नॉर्मली उपवास के दिन खाते हैं। ये तमिलनाडु राज्य का है, जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तमिलनाडु राज्य के सलेम जिले के सलेम सागो साबूदाने को हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु के कुछ अन्य क्षेत्रों में इस सलेम सागो को जाओ वारिसी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत में साबूदाने का 80% से अधिक उत्पादन तमिलनाडु के सलेम क्षेत्र में ही किया जाता है। अब इस साबूदाने के अलावा अगर हम तमिलनाडु के अन्य जीआई टैग प्रोडक्ट की बात करें तो कोडाईकनाल मलाई पुडू, पलानी पंचमीर्थम, डिंडिगुल ताला और कदांगी साड़ी, ये सभी तमिलनाडु के अन्य प्रोडक्ट हैं जिन्हें पहले जीआई टैग दिया जा चुका है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जीआई टैग भारत में औद्योगिक और आंतरिक व्यापार विभाग, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा प्रदान किया जाता है और किसी भी प्रोडक्ट पर जीआई टैग की वैलिडिटी 10 साल के लिए होती है। सलेम सागो तमिलनाडु का साबूदाना है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है? तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला देश उत्तरी अमेरिका का मैक्सिको है। आंसर ए हो जाएगा। मैक्सिको के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एबॉर्शन को अपराध की श्रेणी से बाहर किया है और मैक्सिको में एबॉर्शन करवाने पर जो पनिशमेंट थी उसे महिलाओं के मानवाधिकार का हनन माना है। न्यायालय ने कहा है कि अब कोई भी महिला या स्वास्थ्य कर्मी, मतलब मैक्सिको की कोई भी हेल्थ वर्कर, गर्भपात कराने के लिए दंडित नहीं की जा सकेगी। तो इस तरह से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश मैक्सिको ने अपने यहाँ पर एबॉर्शन को लीगल कर दिया है और इसे अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। मैक्सिको, जैसा कि अभी हमने बात की, ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का एक देश है जिसकी कैपिटल मैक्सिको सिटी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने मालवी मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो मालवी मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा की गई है। आंसर बी हो जाएगा। उद्देश्य की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यूजीसी के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों के लिए एक बेहतर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना है और मालवी मिशन के तहत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय शिक्षकों को 2 सप्ताह का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने वाला है। तो मालवी मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई? तो देखिए, जटायु रामायण के एक पात्र हैं। तो रामायण जहां पर राम का जन्म हुआ था, अयोध्या किस नदी पर है? तो ये सरयू नदी के तट पर है। इसीलिए जटायु क्रूज सेवा की शुरुआत भी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सरयू नदी में की गई है। आंसर सी हो जाएगा। यूपी के अयोध्या में सरयू नदी में जटायु क्रूज सेवा की हाल ही में शुरुआत की गई। यह जो क्रूज सेवा है वह अयोध्या के नया घाट और गुप्तार घाट के बीच में चलाई जाएगी। जटायु नाम के इस क्रूज को रामायण की थीम पर ही तैयार किया गया है और इस क्रूज के माध्यम से जितने भी पर्यटक हैं जो कि अयोध्या या सरयू घूमने आते हैं, उन्हें वहां की समृद्ध विरासत, प्राचीन मंदिर और विभिन्न घाटों के दर्शन करवाए जाएंगे। तो जटायु क्रूज सेवा अयोध्या में सरयू नदी में शुरू की गई है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, हमने 9 सितंबर 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम भारत की कुछ ऐतिहासिक लड़ाइयों को देख लेते हैं जो कि एग्जाम में हमें अक्सर पूछी जाती है। पहला देखिए, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसके एक साल बाद 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध लड़ा गया था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। चंद्रावर का युद्ध, जिसे चंद्रवार के युद्ध के नाम से जाना जाता है, 1194 में लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हराया था। पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदेरी के युद्ध में 1528 में बाबर ने मेदिनी राय को हराया था, जो कि चंदेरी के शासक थे।
इसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसके एक साल बाद 1540 में कन्नौज के युद्ध में एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। 1556 में पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर ने हेमू को हराया था और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। तो ये सभी ऐसी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हैं फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे, उन्हें हम एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, 18th पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और 20 आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। 26th एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारतीय पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। G20 इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा 10 भाषाओं में G20 संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएगी। चर्चित प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में किया जाएगा। आगे आइए, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायिका मालिनी राजूरकर का हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध ग्वालियर घराने से था। 48th टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत की 6 फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। चर्चा में रही खिलाड़ी हिमा दास दौड़ या रेस से संबंधित है। और लास्ट देखिए, टाटा स्टील चेस इंडिया रैपिड टूर्नामेंट दिव्या देशमुख ने जीता है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेज वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेज आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार ज़रूर वेबसाइट पर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।